तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले ग्लास प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन। सेकेंड वन इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट, थर्ड इज स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, एंड द फोर्थ वन द रेनबो एंड इट्स फॉर्मेशन, एंड द लास्ट TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू एजुपीडिया, फ्रॉम कंफ्यूज टू कॉन्फिडेंट, कॉन्सेप्ट से टॉपर तक। तो देखिए यहाँ आपको ग्लास प्रिज्म दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको पता है कि जब भी लाइट एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है ना, तो वो नॉर्मल के तरफ झुक जाती है। ये देखिए लाइट का ओरिजिनल पाथ तो ये था, लेकिन वो अब ये नॉर्मल के तरफ झुक गई है। ये है और अब पाथ है ना, तो नॉर्मल के तरफ झुक गई है और लाइट बेंड कर गया। ठीक है, फिर इस जगह पे इस पॉइंट पे आकर लाइट अगेन अब डेंसर से रेयर में जा रही है, तो नॉर्मल से दूर, ये देखिए नॉर्मल से दूर भाग रही है लाइट, नॉर्मल से दूर भाग रही है। ठीक है, क्योंकि डेंसर से रेयर में जब भी लाइट जाता है वो नॉर्मल से दूर भागता है। ये नॉर्मल है, इससे दूर भागता है। ठीक है, तो ऐसे में लाइट की जो बेंडिंग हुई है वो सेकेंड टाइम हो गया है। एक बार ये यहाँ बेंड हुआ है और दूसरी बार यहाँ बेंड हो रहा है। ठीक है, सेकेंड टाइम। तो जो टोटल बेंडिंग है यानी टोटल जो एंगल है, यहाँ जो एंगल बन रहा है ओरिजिनल पाथ, ये ओरिजिनल पाथ था, और जो अभी जो रे है, ये रे है अभी जो निकल के इमर्जेंट रे जो है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ये जो एंगल बन रहा है, इसी एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसी एंगल को हम कह देते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। देखिए एंगल ऑफ डेविएशन इज व्हाट? एंगल ऑफ डेविएशन द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे था है ना, इंसिडेंट रे, एंड द इमर्जेंट रे, इन दोनों के बीच का एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है। ठीक है, आइए अब जानते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट को। ये देखिए जब भी लाइट ग्लास प्रिज्म से गुजरती है तो एक्चुअली में सिर्फ ये एक रे की बात नहीं होती है ना, सिर्फ इस एक रे की बात नहीं होती, बल्कि ये वाइट लाइट 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाता है और सबका जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो अलग होता है। ये देखिए रेड कलर का डेविएशन इतना है और वहीं पे वायलेट कलर का डेविएशन बहुत ज़्यादा है। यानी कि जो वाइट लाइट है उनका डेविएशन तो होता है, एंगल ऑफ डेविएशन बनता है, लेकिन उनमें 7 कलर्स का अलग अलग होता है। रेड कलर का डिस्पर्सन जो है, डेविएशन जो है वो सबसे कम होता है, जबकि वायलेट का डेविएशन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरह की एक बैंड बन जाती है ना, जब भी ग्लास प्रिज्म से लाइट गुजरता है तो ऐसे 7 कलर्स बैंड बनता है। ठीक है, जिसे हम विबग्योर के नाम से याद रख सकते हैं। विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड है ना, इसे हम विबग्योर बोल सकते हैं। VIBGYOR है ना, विबग्योर ऐसे बोल सकते हैं याद रखने के लिए। नीचे से विबग्योर ऐसे याद रख सकते हैं हम इसे। ठीक है, आपको यहाँ दिखाया गया है कि कैसे जब भी लाइट जो है ग्लास प्रिज्म से गुजरेगी तो 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है, और इसी प्रोसेस को हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। हाँ, स्प्लिटिंग ऑफ, देखिए स्प्लिटिंग, बढ़ जाना ऑफ वाइट लाइट का बढ़ जाना, किसमें? 7 कलर्स में बढ़ जाना है ना, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू द 7 कलर्स ऑन पासिंग थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक अ ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म से गुजरने पे इस तरह का होता है, और इसी प्रोसेस को, इसी फेनोमेना को हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कुछ और भी पॉइंट्स हमारे पास है। द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड कलर का एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो मिनिमम है। ठीक है, मिनिमम, रेड कलर का डेविएशन सबसे मिनिमम होता है, और जबकि वायलेट कलर का डेविएशन जो है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, यहाँ देखिए आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ इस जगह पे आपको दिखाया गया है कि डेविएशन ऑफ रेड कलर वो ज़्यादा, यहाँ से बस इतना ही बेंड हुआ है ना, ज़्यादा बेंड नहीं हुआ है, थोड़ा सा बेंड हुआ है बस यहाँ इतना, जबकि वायलेट इतना बेंड हुआ है, इतना यहाँ तक। ठीक है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड कलर इज मिनिमम एंड द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वायलेट कलर इज मैक्सिमम होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट किसे कहते हैं? वही जो 7 कलर की जो बैंड बनी ना, 7 कलर की जो पट्टी बनी थी ने, देखने में जो हमें दिखा था ये है ना, वो 7 कलर्स की जो पट्टी बन रही है ना आफ्टर डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बाद, उसी को तो हम कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब भी व्हाइट लाइट प्रिज्म से गुजरती है तो उसका डिस्पर्सन होता है, और डिस्पर्सन के बाद स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होता है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, रिकम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। ये देखिए अगर मैं ग्लास प्रिज्म को एक
जब उससे 7 कलर्स को डिस्पर्स कराऊं और बाद में उसके सामने एक और ग्लास प्रिज्म जो है अपसाइड डाउन रख दूं, उलट के रख दूं, तो वापस से 7 कलर जो है वाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसी को हम कहते हैं रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, है ना। स्पेक्ट्रम जो बना था उनको रिकम्बाइन किया जा सकता है बाई सेकंड प्रिज्म विच इज केप्ट अपसाइड डाउन। ओके, रेनबो कैसे बना भाई? आसमान में जो रेनबो बना, सबसे पहला क्वेश्चन कि रेनबो जब भी बनता है वो जस्ट आफ्टर द रेन बनता है ना, बारिश के बाद बनता है, तो यानी कि बारिश का रोल तो है। ठीक है, द बैंड ऑफ 7 कलर्स, 7 कलर्स का बनना फॉर्म्ड आफ्टर स्प्लिटिंग ऑफ सनलाइट, सनलाइट का स्प्लिट होता है इनटू 7 कलर्स। सनलाइट जो है स्प्लिट करता है 7 कलर में। अब बात यह है कि आसमान में प्रिज्म तो है नहीं, ठीक है, तो ड्यू टू वाटर ड्रॉप्स प्रेजेंट इनटू द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉप्स प्रेजेंट होते हैं ना बारिश के बाद, वो एक प्रिज्म जैसा एक्ट करते हैं और वो 7 कलर्स में सनलाइट को स्प्लिट कर देते हैं। इस प्रोसेस से जो बैंड बनता है उसी बैंड को हम रेनबो कहते हैं। ठीक है, हाँ, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो करा देते हैं हमारे रेनबो का फॉर्मेशन। द रेन ड्रॉप्स इन द एटमॉस्फेयर एक्ट्स लाइक अ मेनी स्मॉल प्रिज्म। हाँ, जो रेन ड्रॉप्स आसमान में अवेलेबल हैं वो छोटे छोटे प्रिज्म जैसा एक्ट करते हैं और इस तरह का फिनोमेना हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, डेफिनेशन में बाद में जाते हैं, पहले यहाँ देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे लाइट आपको दिख रहा होगा कि जब वाटर ड्रॉपलेट से गुजरता है, ठीक है, तो यहाँ तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट की बेंडिंग हो रही है, लेकिन इस जगह पे वो इस मीडियम से बाहर नहीं आ रहा है बल्कि रिफ्लेक्ट करके जा रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बजाय रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्शन, तो ऐसा क्यों है भाई, रिफ्लेक्शन क्यों हुआ? तो आइए समझते हैं। देखिए, TIR occurs, TIR यानी total internal reflection occurs when light travels from one medium to another medium and the angle of incidence is greater than the critical angle, है ना। critical angle से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल है क्या वो समझते हैं। ये देखिए, जब भी हमारे पास इंसिडेंट रे आती है कुछ ना कुछ नॉर्मल से एंगल बनाता है और रिफ्रैक्टेड हो जाता है, रिफ्रैक्टेड, है ना, लाइट जो है एक मीडियम से दूसरी मीडियम में चली जाती है। ठीक है, लेकिन इस एंगल को यहाँ बढ़ा दिया जाए और बढ़ा दिया जाए तो एक समय आएगा कि वो दूसरे मीडियम में एंटर नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि वो जो सरफेस से एंगल है ये बहुत एंगल छोटा हो जाता है और ये एंगल इतना ज़्यादा छोटा हो जाता है कि अब वाइट लाइट जो लाइट है वो दूसरी मीडियम में एंटर नहीं कर पाता है। ठीक है, सिंपल सा एक ड्राइंग बना के अगर दिखाऊं तो ये देखिए, लाइट अगर ऐसे आता है तो ऐसे एंटर कर जाता है, ठीक है, ऐसे आता है ऐसे एंटर कर जाता है, ऐसे आता है ऐसे एंटर कर जाता है, लेकिन ये एंगल बहुत ज़्यादा छोटा हो जाए तो ये अंदर नहीं जाके ऐसे चला जाता है। ठीक है, समझ आ रही बात ना, ये सरफेस से एंगल बहुत ज़्यादा छोटा हो जाए और नॉर्मल से एंगल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए। ठीक है, तो ये ऐसा फेनोमेना देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए, जिस एंगल के बाद वो अंदर पेनिट्रेट ना कर पाए उस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं और इससे बड़ा अगर हमने डाल दिया ये एंगल तो फिर वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्रैक्ट नहीं करेगा, बेंडिंग हो जाएगी लाइट की, है ना, उसी मीडियम में, वापस उसी मीडियम में। तो हमें रेनबो के केस में यही देखने को मिलता है, रेनबो के केस में हमें यही तो देखने को मिलता है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जो इंटरनल सरफेस है रेनबो का, ये फर्स्ट सरफेस नहीं, इंटरनल सरफेस जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करा देता है। 7 कलर्स में तो ऑब्वियसली स्प्लिट तो होता ही है लेकिन रिफ्लेक्शन होता है, इसीलिए इसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उम्मीद है आपको ये सारे टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।